हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, ये मेरा पहला लेक्चर है आप लोगों के साथ। और मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखूंगा। मैं इसमें कोई डेरिवेशन या कुछ इस तरह की चीज ना बता के, जो कि बहुत अवेलेबल है, हम बात करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की और उसकी वैलिडिटी, उसकी टर्म्स और उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जब आप उसको अप्लाई करें तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि भाई हम इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, तो क्या क्या हमें पता है पहले ये देखें। बर्नौलीज इक्वेशन में हमें क्या क्या पता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के डेरिवेशन में आपको पता है कि तीन टर्म्स होती है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। अब अगर इसकी इंडिविजुअल टर्म्स की बात करें तो पी इज द प्रेशर, जिसकी यूनिट आप जानते हैं, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि आप जूल्स पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। जूल्स पर मीटर क्यूब मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा है, पी डेल्टा भी इस तरह की जो टर्म होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेशर हमें और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये हमें वर्क पर यूनिट वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब उस लिक्विड पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वर्क हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, जिसको हम पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हाफ रो वी स्क्वायर या रो जी एच की हम बात करें तो रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर ये क्या हो गया, ये आपके पास इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एनर्जीज हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट एनर्जीज ना होकर किस तरह से पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये टोटल सैंपल की एनर्जी नहीं है, ये उसके पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जीज है। तो अब क्या इसमें डिफरेंस है और ये किस तरह से यूजफुल है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन में? तो जैसा कि सबको पता है, आप सबको पता है कि हम जब बार बार बोलते हैं कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट जैसे मैंने बोला, ये एब्सोल्यूट एनर्जीज नहीं है, ये क्या है, एनर्जी उस पूरे सैंपल की एनर्जी ना होके किसकी है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी। तो इसमें और जनरल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या फर्क है, बर्नौलीज इक्वेशन या जनरल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस है? तो जहां तक बर्नौलीज इक्वेशन का सवाल है, आपने इसकी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस देखिए इफ्लक्स में, कि मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल्ड है, एंड ये लिक्विड इन एग्जिट से बाहर आ रहा है, V1 V2 इस तरह से एग्जिट से बाहर आ रहा है। तो जब हम बर्नौलीज लगाते हैं तो चाहे हम फ्री सरफेस की बात कर रहे हो, चाहे हम एग्जिट वन की बात कर रहे हो, चाहे हम एग्जिट टू की बात कर रहे हो, अगर हम एब्सोल्यूट एनर्जी की बात कर रहे होते तो हम क्या बोलते हैं कि भाई एक फ्री सरफेस से जो भी एनर्जी से लॉसेस हो रहा है वो कहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रहा है, एग्जिट वन या एग्जिट टू से। मतलब अगर हम इसको ई नॉट बोले फ्री सरफेस पे, तो वो E1 प्लस E2 के बराबर होनी चाहिए। बट जब बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। मतलब एग्जिट वन पे ये टोटल एनर्जी का जो सम है, वो एग्जिट वन और एग्जिट टू पे इक्वेट करते हैं, ना कि उसका सम करके थर्ड के बराबर करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस तरह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये मैंने जैसे बोला आपको बार बार कि ये एनर्जीज ना होकर क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम एग्जिट वन पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखें तो वो सेम एनर्जी होगी जो एग्जिट टू पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने के लिए मैं लेमन लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 10 लोग हैं, 10 पर्सन आर देयर, और सबके पास कितना कितना पैसा है, 10-10 रुपए ईच। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल मनी कितनी होगी, 100 रुपीज। अब ये 10 लोग अलग अलग एग्जिट से बाहर आते हैं, मतलब 5 लोग किसी एग्जिट वन से बाहर आते हैं, 3 लोग किसी एग्जिट टू से बाहर आते हैं, 2 लोग किसी एग्जिट थ्री से बाहर आते हैं। तो अगर हम देखें तो टोटल मनी एग्जिट वन से कितनी बाहर आई, 50। टोटल मनी एग्जिट टू से कितनी बाहर आई, 30। टोटल मनी एग्जिट थ्री से कितनी बाहर आई, 20। मतलब अगर आप मनी को कंजर्व करोगे तो आप सिंपली बोलोगे 50 30 एंड 20 इज इक्वल टू 100। बट एक टर्म जो यहाँ पे तीनों एग्जिट पे सेम आई, उसके लिए हमें सम करने की जरूरत नहीं है। वो क्या थी, वो थी मनी पर पर्सन।
मतलब वो एग्जिट वन पे देखें तब भी रुपीज 10 ही थी, एग्जिट टू पे देखें तब भी रुपीज 10 ही थी, और एग्जिट थ्री पे देखें तब भी रुपीज 10 ही थी। तो इसी तरह की कुछ बात बर्नौली में हो रही है कि हम यहाँ पे टोटल मनी मतलब टोटल एनर्जीज को ना देख के क्या देख रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिस इस एग्जाम्पल में मनी पर पर्सन, जो कि एग्जिट वन पे भी बराबर है, एग्जिट टू पे भी बराबर है, एग्जिट थ्री पे भी बराबर है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी एग्जिट पे एनर्जीज हैं, एग्जिट वन पे पर यूनिट वॉल्यूम, वही एग्जिट टू पे भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी आ गई, राइट। अब अगर वैलिडिटी की बात करें कि बर्नौलीज इक्वेशन लगाते टाइम किस चीज को ध्यान रखना है, तो ध्यान आपको इस चीज का रखना है कि जब भी आप एग्जिट वन या एग्जिट टू पे जो भी लिक्विड बाहर आ रहा है, वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, सेम डेंसिटी का होना चाहिए। सेम डेंसिटी का लिक्विड होना चाहिए, मतलब पूरा लिक्विड सेम होना चाहिए, अदरवाइज फिर हमारे लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल, ये प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट पिक करता हूँ तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है, ये क्या है, √2gh। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे इस चीज पे एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये डेरिवेशंस कहाँ से है, मैं किस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इसकी कंडीशंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वैलिडिटी कैसे है, राइट। तो यहाँ पे अगर किसी स्मॉल होल से फ्लक्स बाहर आ रहा है तो हमें पता है उस फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, √2gh, जहाँ पे h क्या है, h नेट हाइट है फ्री सरफेस से, फ्रॉम फ्री सरफेस टू एग्जिट, फ्री सरफेस टू एग्जिट। और इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल हाइट हमारे पास 3h है, और अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये हमें वैल्यू देती है √60, जो कि एक रॉन्ग आंसर, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से आंसर रॉन्ग आने का रीजन क्या है, जो लिक्विड्स है वो अलग है। एग्जिट से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो 2 रो का है, जबकि फ्री सरफेस पे जो लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है वो रो डेंसिटी का है। इसीलिए इस फॉर्मूले की वैलिडिटी यहाँ पे फुलफिल नहीं होती। इसकी वैलिडिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पूरे के पूरे कंटेनर का लिक्विड सेम डेंसिटी का कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके कई सारे वे हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा वे इसका क्या हो सकता है कि हम एग्जिट पे जो लिक्विड आ रहा है वो 2 रो का है, उसके ऊपर जो लिक्विड है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो अपर पोर्शन का लिक्विड है, अगर हम उसका वॉल्यूम देखें, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी रो, यू कैन से इट इज डेंसिटी, इट इज इट इज द एरिया मल्टीप्लाई बाई 2h। और अगर इसका हम मास देखें तो इस लिक्विड का मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 2h। अब सेम मास को रखते हुए, मास को कंजर्व करते हुए, अगर हम इसको 2 रो की डेंसिटी से रिप्लेस करना चाहें, ऑब्वियसली मास सेम है, एरिया सेम है, तो अब ये किसकी इक्विवेलेंट हाइट के बराबर होगा, वो इक्विवेलेंट हाइट हो जाएगी तुम्हारी 2h/2, मतलब वो अधिक हाइट हो जाएगी h। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम इस रो डेंसिटी के कॉलम को 2 रो डेंसिटी के कॉलम से रिप्लेस करना चाहें तो उसकी इक्विवेलेंट हाइट कितनी होगी, h होगी। सो मैं रीड्रॉ करता हूँ इस कंटेनर को दोबारा से, ये हमारा एग्जिट है, और इस एग्जिट से 2 रो डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा है जिसकी हाइट थी h। अब ये ऊपर वाला पोर्शन जो रो डेंसिटी का था जिसकी हाइट 2h थी, अगर हम इसको 2 रो डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी इक्विवेलेंट हाइट कितनी होगी, इसकी इक्विवेलेंट हाइट भी h हो जाएगी। और जैसे ही हमने इसको 2 रो में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही हमारा ओवरऑल लिक्विड अब सेम डेंसिटी का हो गया, और सेम डेंसिटी का हो गया मतलब जो फॉर्मूला हमारे लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, अब उसकी वैलिडिटी बनती है, और उसकी वैलिडिटी क्या बनती है कि अब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहीं से हम लोग चालू हुए थे ना कि देखो, इस बर्नौलीज इक्वेशन, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला कहाँ से आया, बर्नौलीज इक्वेशन से। तो बर्नौलीज इक्वेशन को लगाते टाइम हमें किस चीज का याद रखना है कि पूरा का पूरा लिक्विड सेम डेंसिटी का हो। इसीलिए मैंने पहले पूरे लिक्विड को सेम डेंसिटी में कन्वर्ट किया,
जो डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा था वही डेंसिटी का लिक्विड पूरे के पूरे कंटेनर में। और अब इसके लिए जो हमारी इक्विवेलेंट हाइट आई वो कितनी आ गई, 2h। और 2h हाइट आने से मेरे पास आंसर क्या बन जाता है, 2 √GH, which is the right answer of this question. So hope you understand कि कितने इजी वे में हम इस फ्लक्स को इजीली इस फ्लक्स फॉर्मूले को वैलिड बना सकते हैं इवन इफ द लिक्विड्स आर सेम। तो दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी लिक्विड्स आपको फिल कर दिए जाए, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा एग्जिट लिक्विड है उसी के इक्विवेलेंट में हमें सब हाइट्स को चेंज कर लेना है बाय कंजर्व द मासेस, एंड वो हमारे इक्विवेलेंट हाइट आपकी फॉर्मूले को वैलिड कराएगा और सेम फॉर्मूले से आप अपना आंसर करेक्ट निकाल सकते हैं। सो होप दिस small lecture will be beneficial for you for understanding the individual terms, where we can apply, how we can apply, why we are applying, and the easy method also to get our answer in an easy way. Okay, thank you very much. Keep studying. Enjoy.